नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना कर सीएम ने बद्री विशाल से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। इस मौके पर सीएम ने कहा है कि इस बार की यात्रा अपने अंतिम चरण में है। सभी ने बहुत संतोष व्यक्त किया है। यात्रा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि कपाट बंद होने में अभी 4 दिन का समय बाकी है, फिर भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यात्रा अपने अंतिम चरण में है और इस बार की यात्रा से यहाँ के हमारे सभी तीर्थ पुरोहित समाज के लोग, हमारे धार्मिक संगठनों के लोग, व्यापार मंडल के लोग, होटल एसोसिएशन, अन्य एसोसिएशन, सभी ने बहुत संतोष व्यक्त किया है कि यात्रा बहुत कुशलतापूर्वक संपन्न हुई है, अच्छी यात्रा हुई है। और यात्रा चूंकि अब कपाट बंद होने में 4 दिन का समय शेष है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। निश्चित रूप से ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, चाहे वो बाबा केदार की यात्रा हो, जहाँ पर भव्य निर्माण और दिव्य निर्माण हुआ है, और 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक की योजनाओं से आज तेजी से उस क्षेत्र को नवनिर्माण पुनर्निर्माण किया जा रहा है। अनेक काम वहां पर हो रहे हैं, अनेक चरणों में काम हो रहे हैं। और एक बाबा का स्थान भी पूरी दुनिया के अंदर आस्था श्रद्धा का स्थान है। और आने वाले लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार 2013 की आपदा के समय में पूरी तरह से वो स्थान क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन आज उसका नवनिर्माण और पुनर्निर्माण होकर भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। उसी प्रकार हमारा भगवान बद्री विशाल का ये स्थान, यहाँ भी मास्टर प्लान के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ पर काम चल रहा है और अनेक निर्माण के कार्य चल रहे हैं। काफी स्वरूप यहाँ का बदला है। आने वाले समय में यहाँ का और अच्छा स्वरूप निकल कर आएगा। लोगों को, आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो, सुविधा अच्छी हो, यात्रा हर वर्ष और अच्छी हो, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास होगा, जहां भी यात्रा में और सुधार की आवश्यकता है, हम उसको सुधार करेंगे। बीते 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास कूच किया था। इस दौरान भारी संख्या में युवा भी रैली में शामिल हुए थे। हालांकि सीएम आवास से पहले ही इन्हें बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल ने रोक लिया था। इस दौरान युवा और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान किए जाने, मार्ग अवरुद्ध करने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। इस संबंध में एसएसपी देहरादून ने कहा है कि किसी भी रैली को निकालने के लिए पहले अनुमति ली जाती है, जो इस रैली में शामिल लोगों ने नहीं ली थी। साथ ही समझाने के बावजूद भी कई घंटों तक रास्ते को जाम किया गया और जब उनको गाड़ी में ले जाकर दूसरी जगह पर छोड़ा गया, तब वहां भी वाहन को क्षतिग्रस्त किया गया। जैसे राजधानी होने के कारण यहाँ पर प्राय जो है धरना प्रदर्शन होते हैं और इसमें एक जो भी आदेश है सुसंगत, इसमें यह कि जो भी इस तरह के धरना प्रदर्शन जुलूस को निकालेगा उसके लिए एक डीएम महोदय द्वारा एक आदेश भी निर्गत किया गया कि उसमें उचित माध्यम से अनुमति प्राप्त की जाएगी, जिससे अनुमति देखते हुए, स्कूल के टाइमिंग को देखते हुए, भीड़ भाड़ का समय देखते हुए उसको पुलिस द्वारा उसमें नियमानुसार अनुमति दी जाती है। चूंकि जिस तरह का जुलूस अभी विगत दिवस में निकाला गया, इसमें कहीं भी कोई सूचना या कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी और जुलूस जो है काफ़ी समझाने के उपरांत भी जो है इसमें सार्वजनिक मार्गों से मेन पीक टाइम में जाकर वहां पर और लगातार 3 से 4 घंटे वहां पर रास्ता जाम किया गया, जो एक वीआईपी रोड भी है जहां आम आदमी का भी आवागमन। देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे 5 दिवसीय युवा महोत्सव में स्पोर्ट्स साइंस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों की ओर से खिलाड़ियों को खेल के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही खेल से रोजगार को बढ़ते अवसरों के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं कार्यशाला में पहुंचे खेल विभाग के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने बताया है कि कार्यशाला में स्पोर्ट्स कॉलेज के बच्चों के साथ ही कोच भी मौजूद रहे। इस कार्यशाला के जरिए खिलाड़ियों को अपने अंदर छिपी प्रतिभा को निखारने के साथ ही खेल से रोजगार में मिलने वाले लाभ की भी जानकारी दी गई है। आपने खुद देखा कितना जोश है बच्चों में और कोचेस जो आए हुए उनमें, बाहर से जितने खिलाड़ी आए उनमें भी जोश है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इस सेशन के माध्यम जो आपने देखा, भारत से काफ़ी नामी गिरामी लोग आए हैं
जो कि स्पोर्ट्स साइंस पे, फिजियोथेरेपी पे, आज जैसे देखा नेवी से उनके नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी आए थे, तो ऐसे लोग आके हमारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारे लोगों में स्पोर्ट्स के प्रति जो भावना है, वो जो अगर पुरानी ऐसी भावना जिससे कि उनको उनमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उस भावना को हटाना है और डेवलपमेंट वाली भावना को डालना है। तो इस भावनाओं के लेके ये कॉन्क्लेव हो रहा था और आज हमारा तीसरा दिन है, 2 दिन और बचे हैं, 2 दिन हमारे और भी गेस्ट आएंगे जिनसे हम लगातार बात करेंगे। 20 नवंबर को उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर उपचुनाव है, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। सरकार के राज्य मंत्री देवेंद्र भसीन ने हॉर्नबिल टीवी से बातचीत में जीत का दावा किया है। देवेंद्र भसीन का कहना है कि बीजेपी की जीत इसलिए भी तय है क्योंकि कांग्रेस के लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। खास बातचीत में और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। राज्य मंत्री देवेंद्र भसीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं, केदारनाथ में उपचुनाव भी हैं, कितनी तैयार है बीजेपी, किस तरह की तैयारियां हैं सर? केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है और हमारी जो वहाँ पर स्थिति है उसमें हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। और इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो केदारनाथ में विकास कार्य किए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देश पर जो वहाँ काम हो रहे हैं और हमारे जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उन्होंने वहाँ के विकास के लिए जो काम किया है और हमारी विचारधारा, तो इन सब के चलते केदारनाथ की जनता एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त करेगी और हमारी प्रत्याशी वहाँ से प्रचंड बहुमत से जीतेगी। सर, कांग्रेस भी लगातार जीत का दावा कर रही है और पिछली 2 बारी से जो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, मनोज कुमार जी मनोज रावत जी को उन्होंने वहाँ से अपने प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। किस तरह से बीजेपी बीट भी करेगी, क्योंकि मुद्दे उनके भी काफ़ी हावी हैं, चाहे वो केदारनाथ सोने चोरी को लेकर के लगातार वो सवाल उठा रहे हैं और भी तमाम बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। सर देखिए, कांग्रेस का चरित्र है भ्रम फैलाना। जैसे केदारनाथ मंदिर को लेकर उनके द्वारा कहा जा रहा है कि वहाँ सोना चोरी हुआ, लेकिन कोई प्रमाण देने की स्थिति में नहीं है और ना ही कुछ कहने की स्थिति में है। केवल एक ही बात को बार बार दोहराते हैं, झूठ बोलते हैं, दोहराते हैं। और ये चरित्र उत्तराखंड के नेताओं का नहीं है, बल्कि कांग्रेस के जो वरिष्ठतम नेता हैं, चाहे उसमें राहुल जी हों चाहे दूसरे हों, वो भी एक झूठ को लेकर के लगातार बोलते रहते हैं। तो यही इनकी स्थिति यहाँ पर भी है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस जो है उत्तराखंड के विकास की हमेशा विरोधी रही है। राज्य आंदोलन में भी इन लोगों ने आंदोलनकारियों पर गोली चलवाने में एक भूमिका निभाई और राज्य बनने के बाद भी अगर हम कांग्रेस के 10 साल का शासन देखें तो उसमें भारी भ्रष्टाचार हमारे को दिखने को मिलता है। तो ऐसे में उत्तराखंड की जनता जानती है और यही कारण भी है कि जो विकास हुआ है और जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, तो उसको देखते हुए जनता ने जहाँ लोकसभा में तीसरी बार हमको विजयी बनाया, वहीं एक बार फिर दोबारा धामी जी के नेतृत्व में राज्य में हमारी भाजपा की सरकार बनी और उसी क्रम में हम केदारनाथ भी जीतेंगे और आने वाले जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उनमें भी हम विजय प्राप्त करेंगे। सर, एक और तो आप विकास की बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि कितने विकास कार्य केदारनाथ में हुए हैं, वहीं विपक्ष इस चीज़ को लेकर के बोल रहा है कि जो विकास कार्य हो रहे हैं उसमें बड़ी बड़ी मंजिलें खड़ी कर दी गई हैं केदारनाथ में, जो भी कि डेमोग्राफिक चेंज का कारण भी बन सकती हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि वहाँ पर एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है और केदारनाथ में अगर हम आपने देखें प्रांगण जो था कितना संकरा था, तो वहाँ पर पूरे एक मास्टर प्लान के तहत जो है विकास हो रहा है। नए भवन तो ज़रूर बनेंगे ही, अगर कहीं पर पुराने भवन हटाए गए हैं या कोई विस्तार हो रहा है तो नए भवन तो बनेंगे ही, लेकिन उन सब बातों को ध्यान में रखा गया है। वहाँ की जो क्षेत्रीय पर्यावरण है उसकी रक्षा हो, पर्वतों के मामले में सावधानी बरती गई है। तो ऐसे में जो कुछ काम हो रहा है तो उसमें विकास और पर्यावरण दोनों के बीच में संतुलन बना करके काम चल रहा है। सर, चारधाम यात्रा लगातार जोरों शोरों से चलती है, लेकिन इस बार यात्रियों की संख्या में कमी देखने को मिली है और ऐसे में विपक्ष लगातार आप लोगों पर हमलावर है कि मैनेजमेंट सही नहीं था, इस वजह से यात्रा में लोग कम रहे। कांग्रेस की आंखों पट्टी बंधी हुई है। कारण यह है कि दुनिया जानती है कि जिस प्रकार की आपदा उन दिनों उत्तराखंड में आई उसने पूरे देश को हिला दिया था और ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन था कि हमने जो है अधिक नुकसान नहीं होने दिया और जो लोगों के जीवन का है उनकी रक्षा करी है। तो आपदा के कारण जो है असर पड़ा है यात्रा पर और बहुत से लोग जो हैं वो आना चाहते थे, लेकिन हमने स्वयं कहा
कि बिना मौसम को देखे हुए आप लोग यात्रा प्रारंभ ना करें। आपको ध्यान होगा कि जब यात्रा प्रारंभ हुई थी तो रिकॉर्ड तोड़ जो है यात्री यहाँ आ रहे थे। हमको कहना पड़ रहा था कि आप इतनी संख्या में एक साथ मत आए, पंजीकरण करा करके आएँ। तो ये एक बिल्कुल अपने आप में दृश्य था कि जो कि यात्रा के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला था, लेकिन आपदा आ गई, उसमें कुछ कोई बस नहीं चलता, इस कारण से संख्या कम हुई है। लेकिन ये भी सत्य है कि अगर आपदा ना आती तो हम पिछले साल का जो रिकॉर्ड है उसको निश्चित तौर पर तोड़ते हैं। सर, राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं उत्तराखंड में, किस रूप में आप देख भी रहे हैं और कितने बड़े ये आयोजन होंगे, इसमें कितना उत्तराखंड को भी फायदा मिलेगा? देखिए, राष्ट्रीय खेलों का उत्तराखंड में होना उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उत्तराखंड एक छोटा पर्वतीय राज्य है, लेकिन यहाँ की जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं, जो हमारे प्रदेश का नेतृत्व है धामी जी के नेतृत्व में, वो अपने आप में इतना सशक्त है और उसकी छवि जो है पूरे देश में है। तो ऐसे में राष्ट्रीय खेलों का यहाँ पर किया जाना वो उत्तराखंड की सरकार पर, उत्तराखंड की जनता पर एक भरोसे की बात है। और निश्चित तौर पर जब राज्य में राष्ट्रीय खेल होते हैं तो एक और यहाँ पर जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है, हमारे खिलाड़ियों को बहुत अच्छे जो अवसर मिलने वाले हैं, और वह कहीं ना कहीं पर अगर हम देखें तो रोज़गार में भी इसका फ़ायदा प्राप्त होता है और राज्य की आर्थिकी पे भी इसको सकारात्मक असर पड़ता है। 24 साल उत्तराखंड को बने हुए हो चुके हैं, किस तरह से आप देखते भी हैं, क्योंकि 1994 में आंदोलन हुआ था, गोलीकांड हुआ था, उसके बाद जाकर के नया राज्य जो है स्थिति में आया था। क्या मानते हैं सर, क्योंकि उन दिनों तो आपने भी देखे वो आंदोलन किस तरह का स्वरूप भी था, और अब अगर देखा जाए तो 24 साल में कितना कुछ बदला है, कितना कुछ पाया है उत्तराखंड ने? सर देखिए, 24 साल की यात्रा जो है वो विकास की यात्रा तो है, लेकिन ये भी हम मानते हैं कि जितना हो सकता था उतना यहाँ पर नहीं हो पाया। इसीलिए धामी जी के द्वारा पूरी शक्ति से काम किया जा रहा है और उन्होंने कहा है कि सन 2025 में हम उत्तराखंड को देश के जो अग्रणी राज्य हैं उनमें शामिल करेंगे। इसके अलावा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि यह दशक उत्तराखंड का दशक है और माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति स्नेह और आशीर्वाद दोनों बरकरार हैं। तो केंद्र की मदद से, राज्य सरकार की मेहनत से जो है हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर हम उन सपनों को पूरा करेंगे जो हमारे आंदोलनकारियों ने देखे थे और उत्तराखंड राज्य निश्चित तौर पर देश का अग्रणी राज्य होगा। धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए राज्य मंत्री देवेंद्र भसीन जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। चमोली के थराली में वन संपदा को नुकसान पहुंचाया गया है, लिहाजा शहर के स्थानीय लोगों में इसे लेकर भारी आक्रोश भी है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के साथ ही अब स्थानीय लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज रहे हैं और वन विभाग के लापरवाही वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। चमोली के थराली में देवाल विकासखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उदयपुर लग्गा चोटिंग सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन कार्यदायी संस्था एनपीसीसी की लापरवाही से स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। आरोप है कि सड़क कटिंग का मलबा डंपिंग जोन में न डालकर पहाड़ से ही नीचे गिराया जा रहा है, जिसकी वजह से बांज बुरांश के पेड़ जड़ से उखड़ जा रहे हैं और काफी नुकसान पहुंच रहा है। हम कोई संतुष्ट नहीं है, यहाँ पर लापरवाही मनमर्जी से काम चल रहा है हमारे जनप्रतिनिधियों के श्रेय से, जो कि उनको श्रेय मिला है। ना तो यहाँ पर डंपिंग जोन है, हमारे हरे बड़े पेड़ सारे बिना कटिंग के उखाड़ के जो है मलबे में डाल दिए हैं, सारा जंगल हमारा ख़त्म है। हम बहुत ही यहाँ पर जो है नुकसान में हैं। क्या वन निगम इन पेड़ों को ले गया यहाँ से ना कोई कटिंग हुई, वन निगम की कोई भी निगम नहीं आए यहाँ पर, और पेड़ ऐसे ही जो है हमारे हरे भरे पेड़ सारे जो है उखाड़ के फेंक दिए गए हैं। हमारा जंगल सारा देख लीजिए, जांच कर लीजिए, कोई कटिंग नहीं हुई और जंगल का काफ़ी नुकसान हुआ है। और हमारे खेतों में सारा मलबा ऐसे ही पड़ा डाल दे रखा है, कहने पर भी कोई सुनवाई नहीं है पब्लिक यहाँ पर मेन तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान है। चौड़ाई भी नहीं है, चौड़ाई भी मानक के अनुसार नहीं है, ना तो मानक के अनुसार इसमें मटेरियल पड़ा है। सारी ऐसी लापरवाही से यहाँ पर काम हो रहा है और जन सुनवाई बिल्कुल भी नहीं होती है। हमें कहने पर हमें धमकियाँ दी जाती हैं, जनता यहाँ पर जो है काफ़ी परेशान है। लगातार मीडिया में खबर सुर्खियां बनने के बाद कई बार शिकायत की गई, लेकिन आरोप है कि वन विभाग सुनने को तैयार नहीं। लिहाजा अब राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी से कार्रवाई की मांग की जा रही है। भाजपा मंडल अध्यक्ष देवाल उमेश मिश्रा भी इस बात को मानते हैं कि कार्यदायी संस्था मनमानी कर रही है और इससे पर्यावरण का भारी नुकसान हुआ है।
उन्होंने भी सीएम धामी से मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। सबसे पहले तो मैं वन विभाग पर ही सवालिया निशान खड़ा करना चाहता हूं कि वन विभाग के डीएफओ साहब को मैंने मौखिक टेलीफोनिक इसमें वार्ता की, उनको वीडियो भेजी और वहां पर जो बांज बुरांस के पेड़ हैं वो बिल्कुल ऐसे उखाड़ दिए गए हैं जिसका कि कोई समाधान ही नहीं है। इतने पेड़ काट दिए, हज़ारों पेड़ों पर वहाँ पर बांज बुरांस के पेड़ काट के गिरा दिए गए हैं। उसके टेलीफोनिक माध्यम से मैंने रेंजर साहब से भी इस वार्ता में वार्ता की थी। 1 हफ्ता बीत चुका है महोदय, 1 हफ्ते से मुझे ना कोई जांच के बारे में अवगत कराया गया है। वही एक रोड हमारी लुआनी ताजपुर वाली थी जिसमें इन्हीं विभाग के द्वारा 24 लाख का जुर्माना किया गया इसी मानकों पर। अभी तक वहाँ पर उदयपुर सौरीगाड़ वाली रोड पर न मानकों का पता है, न उसमें क्या डंपिंग जोन बने हैं, न डंपिंग जोन का पता है। बहुत घोर लापरवाही वहाँ पर किया गया है। बड़े बड़े बांज के पेड़ और बुरांस के पेड़ काट दिए गए। होने वाला है। लगातार मैंने परसों भी डीएफओ साहब को फ़ोन किया था, उनके द्वारा यही बोला गया कि वहाँ पर जांच हो रही है। कैसी जांच ये हो रही है मेरे तो ये समय में अभी तक नहीं आया। एक जगह जहाँ पर एक दिन में ही जांच पर 24 लाख का जुर्माना कर दिया गया, वहाँ अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई। आगे क्या जांच अभी भी आधार में लटकी है, क्या स्टैंड रहेगा? मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को पत्र लिख दिया गया है, माननीय वन मंत्री जी को पत्र लिख दिया गया है। इसमें भी अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कोर्ट का विकल्प मेरा खुला है। वहीं कांग्रेस नेता महावीर बिष्ट ने भी वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता का कहना है कि पूरे प्रकरण पर वन विभाग की खामोशी और दोहरा मापदंड समझ से परे है। कांग्रेस नेता ने कहा कि वन संपदा को नुकसान पहुंचाने पर जहां एक और वन विभाग ने उनके अपने गांव की लुआनी ताजपुर सड़क पर 24 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया है, वहीं उदयपुर लग्गा चोटिंग सड़क पर हजारों बांज बुरांस के पेड़ों को जड़ समेत उखाड़ने और शिकायत के बाद भी वन विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। हमने समाचार के माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त हुई कि मानमती उदयपुर लग्गा जो सड़क का निर्माण कार्य जो है चल रहा है विगत 2-3 वर्षों से, उसमें जो नियमों को ताक पर रखकर काम किया गया निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उस पर जांच की जानी चाहिए। वहाँ उस सड़क की दुर्दशा ऐसी है कि कई ऐसे डेंजर जोन बना दिए गए हैं, एक्सीडेंटल जोन क्रिएट हो रखे हैं, उनको सही नहीं किया गया है, नियत रूप से चौड़ाई नहीं है और पर्यावरण को भारी क्षति पहुँचाएगी। देखो अलाइनमेंट के हिसाब से सड़क का कटना चाहिए। एक और विभाग जो है प्रतिवर्ष वृक्षारोपण के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है, वहीं कुछ विभाग जो हैं वन अधिनियम को जो है ताक पर रखकर इस तरह से निर्माण कार्य कर रहे हैं कि वन संपदा को करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं, पेड़ों की हत्या कर रहे हैं। तो एक निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं जो है इसकी जांच होनी चाहिए। इससे पूर्व भी हमारे गांव की सड़क थी लुआनी से इजरपाट ताजपुर लगा सड़क की, उसमें भी ये अनियमितताएं हुई थी, उस पर 24 लाख का जुर्माना विभाग ने किया था। लेकिन यहाँ हमने देखा कि उससे ज़्यादा क्षति जो है उदयपुर लगा सड़क पर हो रखी है। कहीं ना कहीं स्थानीय कुछ नेताओं की मिली भगत भी इसमें हो सकती है, ताकि तभी इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। हम चाहते हैं कि वन विभाग सही से जांच करे और निश्चित रूप से जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्था एनपीसीसी ने उदयपुर लग्गा। उत्तराखंड भारत का एक खूबसूरत राज्य है, लेकिन इस खूबसूरत राज्य में सबसे बड़ी समस्या पलायन है। युवाओं को रोजगार न मिलने के चलते उत्तराखंड के युवा लगातार दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पलायन को रोकने के लिए धामित सरकार पर्यटन स्थल में नए नए रोजगार के द्वार खोलने में लगी हुई है। इन्हीं कोशिशों के बीच एक और रोजगार रामनगर में खोला गया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की खूबसूरती में पर्यटन स्थलों ने 4 चांद लगा रखे हैं, लेकिन इस खूबसूरत राज्य में रोजगार न होने के चलते पलायन की समस्या भी खूब देखी जाती है। उत्तराखंड निवासी रोजगार पाने के लिए उत्तराखंड से लगातार पलायन कर दूसरे राज्यों में जाकर बस जाते हैं, जिसके चलते उत्तराखंड की संस्कृति पर भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई देता है। इसी पलायन की समस्या को रोकने के लिए लगातार धामी सरकार जमीनी स्तर पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए पर्यटक स्थलों से नए नए रास्ते खोजे जा रहे हैं। ये हमारा जो हाथीडगर जोन है, इसका विस्तार करते हुए आज हमने इसका ट्रैक रूट का आज माननीय विधायक जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और काफ़ी अच्छा जंगल है, इसमें बढ़िया अच्छा जो टूरिस्ट हैं उनको अच्छा अनुभव होगा। अच्छा वाइल्ड लाइफ है इसके अंदर, जिससे कि उनको वाइल्ड लाइफ जो नज़दीक से देखने का मौका मिलेगा। और हमारा लगातार प्रयास यह है कि सरकार की जो भी हमारे दिशा निर्देशों के अनुरूप हम लोग जो भी अधिक से अधिक उसको मूर्त रूप देते हुए अपनी कार्रवाई करते हैं।
प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए तराई पश्चिमी डिवीजन के डीएफओ प्रकाश चंद आर्य ने आम पोखरा रेंज में नया पर्यटन जोन हाथी डगर तैयार किया था, लेकिन बरसात के चलते कुछ समय के लिए उसको बंद कर दिया गया। लेकिन अब फिर नई तैयारी के साथ वन विभाग की टीम ने जोन को दोबारा खोल दिया है। रामनगर विधायक दीवान बिष्ट और डीएफओ प्रकाश चंद आर्य ने हरी झंडी दिखाकर टूरिस्ट जिप्सियों को रवाना किया। जो लोग स्थानीय जो ग्रामीण हैं, स्थानीय जो पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं और अन्य लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको सबको इस पर्यटन से जोड़ते हुए उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाएगा, उनको रोजगार देने की कार्रवाई की जाएगी। यही हमारा उद्देश्य है और हम लोग इसमें उम्मीद है कि हम लोग इसमें लगातार सफल होंगे। इसमें 30 गाड़ियों का अभी तक हम लोग रख रहे हैं। 30 गाड़ियाँ शुरुआत में चलेंगी और जब आवश्यकता होगी तो और लगेगा कि और ज़्यादा आवश्यकता है तो हम और ज़्यादा उसको भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग 30 से शुरुआत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि लगातार जिस तरह से तेज़ी से रामनगर एक टूरिस्ट का हब है यहाँ, तो इसलिए हमको टूरिस्टों की कमी होगी नहीं। डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के पलायन की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। रामनगर से बीजेपी विधायक दीवान सिंह बिष्ट का कहना है कि रोजगार के अवसर हैं। पूर्व में भी एक पर्यटन जोन खोला गया था और एक पर्यटन जोन आज खोल दिया गया है और जल्द एक और खोल दिया जाएगा। यहाँ का विकास हो, सार्वभौमिक विकास हो, यहाँ का पलायन रुके, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, तो उसमें जिस प्रकार से योजनाएं बनाई जा रही हैं और विशेषकर पर्यटन में, और पर्यटन से ही जिस प्रकार से आज वो हमारा धार्मिक पर्यटन हो, वो हमारा प्रकृति का पर्यटन हो। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।